डेटाबेस से डेटा फेच करेगा और हमें आंसर करेगा। इसी तरीके से हम लोग फाइल सर्च टूल को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा टूल है हमारे पास कंप्यूटर टूल, जो कि हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। चाहे फिर हम उससे अपना सिस्टम आईडी निकलवा रहे हो, चाहे फिर हम लोग उससे स्क्रीनशॉट लेकर निकलवा रहे हो। कर्सर किस किस ने यूज़ किया है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कर्सर आपने यूज़ किया, उसका ट्रायल ख़त्म हो गया हो? होता है। फिर आप लोगों ने ट्राई किया होगा किसी न्यू ईमेल से, क्या मिला फिर आपको ट्रायल दोबारा? किसको मिला था? अगर हाथ खड़ा करें। न्यू ईमेल बनाने पे नहीं मिलता, आईपी का इशू ही नहीं है। पता है क्या करता है कर्सर? हमेशा जब भी आप फर्स्ट टाइम वहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो वो आपकी सिस्टम आईडी ले लेता है। जो आपका सिस्टम है वो आपकी सिस्टम आईडी को गेट कर लेता है और आपके उस ईमेल को रजिस्टर कर लेता है कि हमने इस यूज़र को ट्रायल दिया है जिसकी ये सिस्टम आईडी है। तो आप चाहे फिर 10 दूसरे ईमेल ले आए, दोबारा से आकर रजिस्टर करेंगे, ईमेल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी सिस्टम आईडी पहले से ही वहाँ पर रजिस्टर है। तो मैं क्या करता था, मैं अपने सिस्टम की सिस्टम आईडी रिप्लेस कर देता था। अब कैसे होगी सिस्टम आईडी? तो वो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, वो आपके लैपटॉप को भी डैमेज कर सकती है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। वैसे चाइनीज़ को ये करे, मैं शायद दिखाई देता हूँ आप लोगों को। ये रही कर्सर VIP, ठीक है, मैं इसको यूज़ करता था। ये हमारे पास स्क्रिप्ट है कर्सर प्रो की। इसके अंदर हमारे पास ये लिखा हुआ है विंडोज़। ये जब आप लोग इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं हम लोग CMD के अंदर, तो ये कुछ कमांड्स वगैरह लेता है और आपके पूरे सिस्टम की आईडी को चेंज कर देता था। तो इस तरह से मैंने कोई 50 से 60 इसके जो है ना ट्रायल्स यूज़ किए हुए हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिस्टम आईडी ले रहा है, तो आप सिस्टम आईडी को रिप्लेस कर दो, खत्म बात। तो वो आपको गेट ही नहीं कर सकता। चले वापस आ जाते हैं। इलीगल काम में आपको नहीं सिखाऊंगा, कहीं फंस आ के बोलेंगे सर नहीं ने गाइड किया था। अब तो सिखा दिया। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपनी बात में कि इस तरह से कंप्यूटर टूल जो है ना हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोग कभी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी सिस्टम की, या फिर हम लोग अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। ठीक है, 3 जो है ना मेजर टूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी सारे इसके अंदर जो है ना वही होस्टिंग टूल्स हैं। अगर आप इनको ओपन करके देखेंगे तो इस पर क्लिक करने पर वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कौन सा टूल है, क्या कर सकता है, सारी डिटेल्स है, किस तरह से यूज़ होगा, हर चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से टूल्स थे? होस्टिंग टूल्स। हमने देख लिए कि ये हमारे बिल्ट इन टूल्स हैं SDK के, जिसके अंदर हम लोग अपना वेब सर्च कर सकते हैं, फाइल सर्च कर सकते हैं, और कंप्यूटर टूल है हमारे पास। देन हमारे पास आता है होस्टिंग टूल के बाद फंक्शन टूल्स। फंक्शन टूल्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? फंक्शन टूल्स मतलब कि हमारे पास अब टूल्स तो हैं बिल्ट इन, लेकिन वो सारे OpenAI की के साथ ही यूज़ हो सकते हैं। हम लोग उनको यूज़ नहीं कर सकते। चले यूज़ कर भी लें, अगर हमारे पास OpenAI की है भी, तब भी हमारे जो काम परफॉर्म करवाना है ना वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इनका काम अलग है, इनका किरदार ही अलग है। वो इंटरनेट से डेटा सर्च कर रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ और काम करवाना है, मुझे तो अपने डेटाबेस से डेटा चाहिए। तो जाहिर है मुझे अगर अपने डेटाबेस से डेटा चाहिए तो मतलब मुझे अपना टूल बनाना पड़ेगा, और टूल बनाने के लिए OpenAI एजेंटिक SDK ने हमें ये फंक्शन टूल दिए कि आप अपने टूल्स भी बना सकते हैं। किस तरह से टूल्स बनाएंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। आप जो सिंपल पाइथन के फंक्शन बनाते हैं उसको भी एज अ टूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एजेंट्स SDK सेटअप है वो टूल उसको ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि इसके अंदर क्या होगा। उसने बोला कि भाई उसके अंदर नेम होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसका स्कीमा होगा। लास्ट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हम लोग जो टूल बना रहे हैं उसको नेम हम लोग देंगे तो वो ले लेगा, नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, फंक्शन का जो नेम है वो एज अ नेम उसका ले लेगा। अगर हम डिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, मतलब कि अगर हमने उसका डेकोरेटर लगाया है और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन ओवरराइड लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से कोई दे देते हैं तो ठीक है, वरना क्या करेगा, उसके अंदर जो डॉक स्ट्रिंग हम लोगों ने डिफाइन की हुई है उसको एज अ डिस्क्रिप्शन ले लेगा। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्यों ज़रूरी है? अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग जब नेक्स्ट.जेएस यूज़ कर रहे थे तो हम लोग फॉर्म बना रहे थे। फॉर्म के अंदर हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं। अब जितनी हमारे पास इनपुट फील्ड्स है ना,
मैं जब मानस्टे का काम करता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका स्कीमा बनाते हैं पहले से बैकएंड पे, उसका स्कीमा बनाते हैं कि हमारी जो नेम की फील्ड है उसके अंदर किस किस्म का डेटा होगा। नेम है तो जाहिर है स्ट्रिंग में होगा, अगर यूजर आकर उसके अंदर नंबर डालता है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसका स्कीमा डिफाइन करके उसको वैलिडेट कर देते हैं, उसकी वैलिडेशन कर देते हैं कि अगर यूजर स्ट्रिंग के बजाय नंबर डालता है तो उसको एरर दो कि नहीं भाई नाम तो स्ट्रिंग में होगा, अगर नंबर की फील्ड है कोई वहां पर वो स्ट्रिंग से कुछ और लिख रहा है तो हम उसको अलो नहीं करेंगे, हम लोग उसकी वैलिडेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्कीमा बना रखा है बैकएंड में। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने टूल का स्कीमा बनाएंगे। अगर चाहें तो हम स्कीमा बना सकते हैं, जैसे लास्ट हमने अपना सरनीक ने बताया था कि हम लोग डेटा क्लासेस को यूज करते हुए या पाइनेटिक मॉडल को यूज करते हुए अपने अपने टूल का स्कीमा बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाते तो वो क्या करेगा, जो आपने उस टूल के अंदर पैरामीटर्स दिए हैं उसको एज अ स्कीमा ले लेगा। ठीक है, हम लोग जरा कोड को भी खोल के चलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारे पास जब भी हम लोग कोई टूल बनाते हैं तो उसका नाम डिफाइन करते हैं। सिंपल पाइथन फंक्शन होता है वो। अगर हमने उसका नाम यहाँ पर जब हमने उसको डेकोरेटर लगा के डिफाइन किया कि ये जो फंक्शन है आप इसको एज अ टूल यूज करो, मतलब ये हमने रेपर लगा दिया उसको कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन को एज अ टूल यूज करना है। ये एक डेकोरेटर है। अगर लगा देंगे नॉर्मल डेकोरेटर तो वो क्या करेगा, आपका नेम जो फंक्शन का है उसको टूल का नेम रख देगा, उसका जो अपने पैरामीटर्स है उसको स्कीमा सेट कर देगा, उसकी जो डॉक स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा, एज अ डिस्क्रिप्शन ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं अपने जितने भी मेरे टूल्स हैं मैं उनके नाम खुद डिफाइन करूं, उसकी डिस्क्रिप्शन खुद लिखूं, उसका स्कीमा खुद बनाऊं, तो आप क्या करेंगे, उसके फंक्शन टूल जो कि उसका डेकोरेटर है उसको पैरेंथेसिस लगा के आप उसका नेम जो है ना ओवरराइड करेंगे। जिस तरह से हमने किया हुआ है मौसम बताओ, हमने डिस्क्रिप्शन जो है ना वो ओवरराइड कर रखी है फेज मेथड। आप यहाँ पर चाहें तो लंबी चौड़ी जो है ना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो ठीक है, वरना हमारे पास वो क्या करेगा, डॉक स्ट्रिंग से जो है डिस्क्रिप्शन ले लेगा। अच्छा, उसके अलावा स्कीमा हमने लास्ट क्लास में बनाया था। आई थिंक इस कोड के अंदर है कि नहीं, आई डोंट नो, शायद नहीं है। अगर नहीं है तो कोई नहीं, हमने क्या किया था, पाइनेटिक मॉडल को इंपोर्ट किया था, देन एक सिंपल क्लास बनाई थी जिसके अंदर 2 पैरामीटर दिए थे और उस क्लास को इसको एज अ टाइप प्रोवाइड कर दिया था कि ये आपका स्कीमा है। सिंपल स्कीमा था और कुछ भी नहीं था, उसके अंदर लिखा हुआ था। अब इसको ना स्कीमा की क्यों जरूरत पड़ रही है, इसको पैरामीटर्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये थोड़ी कम्युनिकेशन है जो कि आपको समझनी होगी। एजेंट है, एजेंट से मैं पूछ रहा हूँ वेदर बताओ, तो वेदर बताओ तो किस सिटी की बताओ, उसको कैसे पता, मैं इनपुट दूंगा कि भाई मुझे कराची की बताओ, चले कराची की मैंने उसको बता दिया। लेकिन जो टूल है उसको तो नहीं पता ना कि मैंने बात किसकी की है, कराची की है या किसी और सिटी की है। तो एजेंट और टूल आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, वो क्या करेगा, उसको अपना सिटी का नेम प्रोवाइड करेगा। अब आपको पता है जब मैंने सिंपल फंक्शन बनाया है उसको कोई वैल्यू देनी होगी तो जाहिर है कोई वेरिएबल होना चाहिए, कोई पैरामीटर होना चाहिए जहां पर आकर वो वैल्यू स्टोर हो। तो हमने यहाँ पर पैरामीटर बनाया ताकि अगर एजेंट इसको डेटा पास करे कि आप ये काम करो तो वो डेटा जो है ना सिंपल जो एग्जैक्ट नेम है सिटी का वो आकर यहाँ पर स्टोर हो जाए, वो आएगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फंक्शन को समझ आ गया कि मुझे किसको यूज करना है, भाई मुझे सिटी एक नाम मिला है इसकी बतानी, क्यों नाम तो उसका फेच वेदर है लेकिन किसकी फेच अपना वेदर को फेच करेगा, उसको नाम ही नहीं पता सिटी का। तो हमने क्या किया, उसको एक पैरामीटर दे दिया जिससे एजेंट हमारा क्या करेगा, उसको डेटा पास करेगा कि भैया आप कराची की वेदर बताओ, आप लाहौर की वेदर बताओ। इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमने अपना यहाँ पर सिटी दिया। अब जैसे मैंने बात की कि हम लोग इनपुट फील्ड्स बनाते थे तो उसके अंदर अगर मुझे नेम लिखना है तो हम लोग उसको वैलिडेट करते थे कि नेम जो है वो हमेशा स्ट्रिंग में होगा, वो नंबर में नहीं होगा। हम क्या करते हैं, उसके लिए स्कीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट स्कीमा नहीं बना ले, लेकिन सिटी मैंने ऐसा पैरामीटर दिया है तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, उसको टाइप दे दी स्ट्रिंग कि ये जो सिटी होगी उसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग के अंदर। क्या हमारे पास किसी भी सिटी की कराची की टाइप नंबर हो सकती है?
इंटीजर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि जो हमारे पास सिटी की टाइप होगी वो क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। ठीक है, अजान स्टार्ट हो गई है तो हम लोग थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं अजान के बाद। अभी बैठे चलने
चले भाई, वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो इसी तरह से हम लोग जब एजेंट बनाते हैं, देन उसके पास हमने टूल्स दे दिए फेच वेदर वगैरह। तो एजेंट किस तरह से काम लेगा हमारे टूल से? अगर उसका नाम है फेच वेदर, तो वो क्या करेगा, उसको सिटी का नाम प्रोवाइड करेगा कि मुझे इस सिटी की वेदर बताओ। अगर मैंने उसको पैरामीटर नहीं दे रखा तो वो क्या करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको पैरामीटर देंगे और उसको अपना स्कीमा भी बना सकते हैं, चाहे अलग से बनाए। अगर नहीं बनाते तो वो क्या करेगा, उसके अपना जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको एज अ स्कीमा ले लेगा। अब स्कीमा का मतलब भी यही है कि भाई आप उसकी इनपुट फील्ड का नाम डिफाइन करो और देन उसकी टाइप बता दो कि आप उसको वैलिडेट कर दो कि ये जो मेरे पास अपना सिटी का पैरामीटर है, इसका टाइप क्या होगा। क्या हो गया, ठंडे पड़ गए सब, स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब चाहे तो हम इसको जो है ना इसी तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी काम करेगा। लेकिन जब थोड़ा सा हमारा प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो हमें जरूरत पड़ेगी अलग से जो है ना उसका स्कीमा डिफाइन करने की। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्या हुआ, आ रही है बस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग इसका पाइनेटिक का यूज करते हुए एक सिंपल क्लास बना के उसका स्कीमा हमने बनाया था। तो इसी तरह से अब हमने जो है ना उसको डिफाइन तो कर दिया। टूल जितने भी हमने बनाए, हमें पता है अगर हमें फेच वेदर कर रहे हैं तो उसको सिटी का डेटा दिया। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल है जो कि डेटाबेस से डेटा खींच के ला रहा है, अगर हमारे पास कोई ऐसा टूल है जो कि डेटाबेस से डेटा खींच के ला रहा है, तो उसको मुझे क्या देना पड़ेगा, उसको मुझे अपना नेम देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है मैं यूजर आईडी दे रहा हूँ, या फिर मेरे पास जो है ना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, मैं उसको अपना नेम बता रहा हूँ और पासवर्ड बता रहा हूँ और यूजर नेम। तो क्या करो, आप उसको डेटाबेस के अंदर सेव कर लो। तो ये जो पासवर्ड है, ये चीजें डायरेक्ट एलएलएम को देना सेफ है? सेफ है? कौन कहता है सेफ है? एलएलएम के पास चला जाएगा, मतलब कि एलएलएम को पता चल गया कि हमारा ईमेल क्या है, या हमारा यूजर नेम, या हमारा पासवर्ड, ये तो हमारी सीक्रेट चीजें हैं ना। हम क्या करेंगे, अगर हमने अपनी चीजें एलएलएम से छुपानी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। हमें कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीजें जो मेरे लोकल कॉन्टेक्स्ट में रहेंगी, जो मेरे लोकल सिस्टम तक ही रहेंगी, कौन सी ऐसी चीज है जो एलएलएम के पास जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी चीजों को एलएलएम से सेफ रखने के लिए कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मैं वापस चला जाऊं अपना उसकी वेबसाइट पे, ये रहा हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। तो क्या कह रहा है, देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कितनी? 2 मेन क्लासेस है कॉन्टेक्स्ट की। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास लोकल कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास एलएलएम कॉन्टेक्स्ट है। हम उसको डिफाइन करेंगे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी कौन सी चीजें होंगी और हमारे एलएलएम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी। ठीक है, अगर मैं आ जाऊं लोकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ, तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी को डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब कि अगर एलएलएम को फर्ज करें, मैं अपने वापस कोड में आ गया, ये मेरे पास फेच वेदर नहीं है, ये मेरे पास है एड यूजर। ठीक है, अब मैंने इसको एड यूजर दे दिया और मैं इसको कह रहा हूं कि आप क्या करो, नेम लिख दिया, नेम एंड कोमा के अंदर मैं इसको देन पासवर्ड। ठीक है, मैं इसको क्या दे रहा हूं, नेम दे रहा हूं और पासवर्ड दे रहा हूं कि आप क्या करो, इस मेरे डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐड कर दो। जरूरी नहीं है पासवर्ड हो, आपकी यूजर आईडी हो सकती है, आपकी एपीआई की हो सकती है, आपकी वो सारी सीक्रेट चीजें हो सकती हैं जो आप .env के अंदर डिफाइन करते हो। तो आप जब कोई एरर आता है फिक्स करने के लिए, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर एपीआई की डिफाइन की हुई है आपके कोड के अंदर, पूरा कोड को कॉपी किया, चैट जीपीटी को दे दिया, बताओ भाई इसके अंदर एरर क्या है। इट मीन कि आपकी एपीआई की भी चली गई वहां पे। एक मैं ट्विटर पे पोस्ट पढ़ रहा था, एक बंदे ने कहा कि अगर आपको ओपनएआई की एपीआई की चाहिए फ्री में यूज करने के लिए, तो जाओ गिटहब पे सर्च करो ओपनएआई की, आपको मिल जाएगी। किसी न किसी ने गलती से वहां पर पुश की होगी, समझ रहे हैं। तो इट मीन कि दूसरे लोग हमारे उस की वगैरह से भी फायदा उठा सकते हैं। तो हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सेफ रखेंगे, किससे, पब्लिकली जो हमारे पास अपना एक्सेसिबल चीजें होती है वहां से। तो हमने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले लोकल कॉन्टेक्स्ट,
उसके अंदर डिफाइन करेंगे, ये हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट। अब लोकल कॉन्टेक्स्ट किस तरह से डिफाइन करना है, हम लोग चले जाते हैं वापस अपना वेबसाइट के ऊपर। ये जो हमारे पास क्लास है ना, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, अब ये कह रहा है कि आपने एजेंट से जो डेटा दिया है टूल को, आपने जो एजेंट से डेटा दिया है टूल को, तो वो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं दिया, ठीक है, आपने वो डायरेक्ट स्ट्रिंग में नहीं देना या नंबर में नहीं देना, आपने क्या करना है, उसका एक रैपर बना के उसको प्रोवाइड करना है। रैपर का मकसद है आप उसको सेव करो, उसको पैक करके, ठीक है, आप उसको उसका रैपर बना के उसको प्रोवाइड करो, तो क्या होगा। अब सबसे पहले एक चीज समझना, कौन बताएगा मुझे कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? जी सर, डेटा। और कोई? आवाज नहीं आ रही? और कोई? टेम्पररी मेमोरी। अच्छा देखें, डेटा, एक ने सही बताया, डेटा, टेम्पररी मेमोरी, हमारी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। जो हमारा बैकग्राउंड की चैट थी, कन्वर्सेशन थी, या हमारी हिस्ट्री थी, वो हमारी क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। अब मैंने एलएलएम को बोला कि मुझे आप क्या करो, कराची की वेदर बताओ। अब वो जो आगे जाके बात करेगा, किसी टूल को कॉल करेगा या उससे अपना काम निकलवाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है उसको पिछली कन्वर्सेशन देगा या पिछला कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा कि ये सिटी की यूजर ने बात की थी, आप मुझे इसका वेदर बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, जो भी हमारा डेटा है उसको रैप करेंगे। ये हमारे पास उन लोगों ने क्लास दी हुई है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की। किस तरह से करना है, जो भी आपका टूल है, यहां पर टूल नजर आ रहा है आप लोगों को बना हुआ, ये आप लोगों को टूल बना हुआ नजर आ रहा है जिसके ऊपर डेकोरेटर लगा हुआ है। स्क्रीन तो शो हो रही है ना, आवाज क्यों नहीं आ रही फिर? अभी भी नहीं आई? खा पी के नहीं है, आवाज नहीं निकल रही, मसला क्या है? एक ही आवाज आ रही है बस, यस सर की, कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे पास फेच यूजर एज, अच्छा ये जो टूल है ये क्या कर रहा है, एज को जो है ना वो निकाल रहा है। नाम उसका है क्या है, फेच यूजर एज। इसके अंदर एक रैपर लिखा हुआ है, रैपर का क्या है, पैरामीटर है, सिंपल पैरामीटर है जिसको हमने रैपर लिखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है आप रैपर लिखें, आप कॉन्टेक्स्ट लिख दें, आप कुछ और लिख दें, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लिखें या कुछ भी। आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है, एज अ टाइप आपने इसको प्रोवाइड कर देनी है। जो भी हमारी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है, आपने इसको एज अ टाइप प्रोवाइड कर देनी है। देन हमने क्या करना है, उसको वो डेटा यहां पर प्रोवाइड करना है जो कि हमने अपने टूल को देना है। किससे छुपा के? एलएलएम से छुपा के, मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब यहाँ पर अगर देखें तो हमने पहले से ही अपना स्कीमा बनाया हुआ है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, जब आप किसी अच्छी एप्लीकेशन पे काम करेंगे, थोड़ी सी प्रोजेक्ट आपका कॉम्प्लेक्स होगा, तो आप क्या करेंगे, उसका अलग से स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिंपल जो है ना डेटा क्लास से आप लोगों ने उसका स्कीमा बना रखा है, और वो स्कीमा हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे एलएलएम को पता है जो भी हमने देना है वो नेम होगा और उसकी यूजर आईडी होगी। यूआईडी का मतलब है यूजर आईडी। तो वो यहाँ पर जब भी उसको देगा, कोई भी डेटा उसको रैप करके देगा, वो डेटा हमारा एलएलएम रीड नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा, हम लोग चले जाएं अगर उसकी वेबसाइट पे, क्या कह रहा है, द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट सेंट टू द एलएलएम। आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा कॉन्टेक्स्ट का, चाहे फिर वो अब यहाँ पर एक चीज और भी देखें कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वाला रैपर, इसके अंदर डेटा कैसे आएगा। मेरे पास तो ज्यादा डेटा है, मैंने यहाँ पर फील्ड एक दे रखी है, कन्वर्सेशन जो है मेरे पास, हिस्ट्री या फिर जो मेरी मेमोरी है वो मैंने एक फील्ड में दे रखी है। लेकिन जो भी डेटा मैं दूंगा वो एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। वो क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट लेगा, चाहे आप उसको नेम दें, चाहे आप उसको एज दें, चाहे आप उसको अपना यूजर आईडी दें, पासवर्ड दें। किस तरह से हम फिर उसको एक्सेस करेंगे, आ गया डेटा, ठीक है, हमने उसका स्कीमा ऊपर बनाया, ठीक है, और हमने यहाँ पर एक पैरामीटर डाल दिया। अब मैंने उसका नाम रैपर रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मुझे पता है इस डेटा को मैंने लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज करना है, तो मैंने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास को इंपोर्ट किया और एज अ टाइप रैपर को दे दी कि अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने डेटा दिया इसको रैप करके देना है। समझ रहे हैं कैसे देना है, रैप करके देना। कौन सा डेटा, यूजर इन्फो।
ये रही हमारे पास जो हमने स्कीमा बना रखा है, यूजर इन्फो इसकी रैप करके देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रैपर को जो है ना एक पैरामीटर दे दिया। बस हमने यहाँ पर उसको ये चीज़ जो बताई है ना, उससे ये समझ गया कि हम क्या करना है, हमें इस डेटा को रैप करके देना है। अब हम उस डेटा को यूज़ तो करेंगे ना। मेरे पास सिटी का डेटा आया है, मतलब एक LLM से किसी ने पूछा कि भाई मुझे नेम की एज बताओ, तो एज तो उसने पूछी होगी ना, तो मुझे क्या करना है, वो डेटा फिर चाहे कहीं से भी आ रहा हो या रजिस्टर करना हो। हमने किस की बात की थी, टूल किसका है हमारा, एड यूजर का। ठीक है, एड यूजर का टूल है ना। अब ये जो रैपर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट को हमारे पास किस तरह से गेट करते हैं, डॉट लगा के, उसकी वैल्यू को डॉट लगा के हमने रैपर लिखा, डॉट करके कॉन्टेक्स्ट लिया। अब मैं उसकी सारी फील्ड को एक्सेस कर सकता हूँ, चाहे उसका नेम हो चाहे उसकी UID हो। तो अभी हमने क्या गेट किया है, नेम, उसका नेम गेट किया, और यहाँ पर हमने कुछ और, क्योंकि डेटाबेस की क्लासेस या वगैरह सेट नहीं की हुई, तो डायरेक्ट हमने हार्ड बॉडी लिखा हुआ है, स्टैटिक डेटा लिखा हुआ है कि उसकी एज क्या है, 47 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और नेम कहाँ से आया, नेम हमारा इनपुट फील्ड से आया, जो हमने एजेंट को इनपुट दिया था वहां से आया। उसने क्या किया, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अंदर गया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस डेटा को एक्सेस किया। चाहे फिर अपना एज होगी तो आप क्या करोगे, रैपर कॉन्टेक्स्ट डॉट एज। अगर आपके पास पासवर्ड था तो आप क्या करोगे, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट पासवर्ड। इस तरीके से हम लोग अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर सकते हैं, अपने डेटा को LLM से छुपा कर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने देखा कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर कितनी क्लासेस होती है, 2। एक हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक हमारा कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, LLM कॉन्टेक्स्ट। अब LLM कॉन्टेक्स्ट की क्या बात है, और LLM कहाँ से डेटा लेगा। LLM कॉन्टेक्स्ट बस यही है कि LLM को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। कौन सी, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो ये कह रहा है व्हेन एन LLM इज कॉल्ड द ओनली डेटा इट कैन सी इट फ्रॉम कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो कन्वर्सेशन हिस्ट्री हमारे पास कहाँ से आएगी, LLM को कौन सा, कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास हिस्ट्री चल रही थी या जो काम मुझे करना है मैं वहां से कहाँ से कंटिन्यू करूँ, उसको समझ ही नहीं आएगी। तो वो 4 चीज़ों से समझेगा। कितनी चीज़ों से, 4 चीज़ों से। सबसे पहले जो एजेंट को हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस दी है, सबसे पहले जो हमने एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप क्या हो, एक स्मार्ट चैटबॉट हो, आपका काम है QA आंसर करना। तो वो समझ गया कि मेरा काम क्या है, QA आंसर करना। अगर यूजर ने मुझसे कोई सवाल पूछा है तो मुझे बस आंसर करना है। उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया अपना कि ये जो बात चल रही थी, ये जो कन्वर्सेशन चल रही थी, वो किस बारे में चल रही थी, वो QA के बारे में चल रही थी। तो सबसे पहले वो कहाँ से लेता है, अपना एजेंट की इंस्ट्रक्शन से। ये चीज़ें सारी जो है ना हमारे पास अपना लिखी हुई हैं रिपोजिटरी के अंदर, पेनावर्सिटी के अंदर, मैं रिपो के अंदर चला जाता हूँ। अच्छा, मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए कोई अनाउंसमेंट है तो 2 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, दानियाल की तरफ से एक मैसेज है, जो लोग क्रिप्टो सीखने में या क्रिप्टो में अर्न करने में इंटरेस्टेड है वो लोग जो है ये वीडियो देख लें
और फिर इसके बाद एक कम्युनिटी का लिंक शेयर किया जाएगा गूगल स्कैन का। फिर आप गूगल स्कैन से उसको स्कैन करेंगे तो वो क्रिप्टो फ्लीट के ग्रुप में आप इंटर हो जाएंगे और वो क्रिप्टो फ्लीट की जो कम्युनिटी है उसको फॉलो कर लेंगे। 5 मिनट में कमा रहे थे ना यहाँ।
अस्सलाम वालेकुम। जब तक आप करो तब तक मैं कंटिन्यू करूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं पूछ रहा हूँ क्या हाल है? अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने टूल कॉलिंग पढ़ी थी। यकीनन काफ़ी सारे लोगों को सर के ऊपर से गई होगी बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें। कितने ऐसे लोग हैं जिनको टूल कॉलिंग अभी तक समझ नहीं आई? कितने ऐसे लोग हैं जिनको टूल कॉलिंग समझ नहीं है? कोई मसला नहीं, हैंड रेज कर दें। सही, आपको समझ नहीं है 50% रेशियो या 40%। सब कैसा है निपटा के ऐसा रात को मैंने कॉल करवाया था कि कितने लोग ऐसे जिन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग नहीं किया आज तक। तो काफी सारे ऐसे लोग थे ये वीडियो हम लोगों के लिए जिन्होंने आज तक स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की या बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं की। तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और हम crypto.io पे जाके अपना अकाउंट साइन अप करते हैं। जो ईमेल एड्रेस है वो आप बनाएं और अभी जब ये वीडियो कॉल करूंगा तो आपने गूगल फॉर्म सबमिट करवाओ, उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस जाके एंटर कर दें। जितने भी लोग इस वक्त ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कोई स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की है या क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं की है, उन्हें हम वहाँ पे डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेंगे crypto.io पे उस ईमेल करके जो आपको अभी सबमिट करोगे और उसके अंदर लाइव एजेंडा अवेलेबल होगा जो आपको गाइड करेगा किस तरीके से आपने बाय करना है, सेल करना है, डिप्लॉय और कब आपको बाय करना चाहिए, कब आपको सेल करना चाहिए और तमाम चीज़ें। मजे की बात ये इसमें कोई आपको 1 रुपये में चार्ज नहीं हो रहा, तो जितनी भी पीरियड फ्लोज हैं इससे जान छुड़ाएं और इसी वजह से जो है डेली रूटीन से वीडियो बना रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला इसको आगे इस तरीके से लेके चलेंगे। दुबई से अच्छा जी, तो आप लोगों को टूल कॉलिंग में इशू हो रहा था, कर लें। होस्टेड टूल्स आपके पास सिर्फ जब ही चलेंगे जब आपके पास ओपन एआई की API होगी। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने अभी हैंड रेज किए कि आपको टूल कॉलिंग सही से समझ नहीं आई, जो कि वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये बताएं आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर जाके इसे ट्राई किया, खुद से कोड करने की कोशिश की? और जब मैंने अभी डेटा देखा उसमें से अभी ऐसे कितने लोग हैं जिनको टूल कॉलिंग में इशू आया था, मतलब उनको सही समझ नहीं आ रहा था और घर जाकर उन्होंने देखा था? ऐसे कितने लोग हैं? देखो गिनती के चंद लोग हैं। तो मुझे ये बताएं, एक चीज़ आप कह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, माना गया कि कुछ टॉपिक उसमें एडवांस है, हमने एडवांस टॉपिक कवर किया था, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन इसके बाद जाके आपने घर में उसे देखा तक नहीं और सेकंड वीक आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको टूल कॉलिंग बिल्कुल भी समझ नहीं आई, तो इसमें नुकसान किसका है? बताइए मुझे कि यहाँ आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है अगर आप घर पे जाके उसे ट्राई तक नहीं कर रहे और फिर दूसरे वीक आ रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना बताएं, जो लोग जिन्होंने घर पे जाकर पूरा हफ्ता कुछ भी नहीं किया वो सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करें कि जो पिछले वीक उन्होंने क्लास अटेंड की थी, वो जो 3 घंटे यहाँ पर आए थे, उसका क्या मकसद हुआ, क्या फ़ायदा उन्हें हासिल हुआ?
और आज जो 3 घंटे लोग यहाँ पर आए हैं, इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आप प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको काम नहीं आएगा। तो यहाँ सिर्फ क्लास अटेंड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम कितनी ही बार रिवीजन करवा लें, चाहे हम एक एक टॉपिक को 3-3 क्लास में डिस्कस करवा लें, जब तक आप उसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको वो टॉपिक समझ ही नहीं आ सकता। चाहे आपको जितना ही अच्छे से क्लास में रटा गया हो, कि आपने रट लिया हो पूरा कि भाई अच्छा इसमें ये होता है, आप जब उसे करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे मसले आएंगे। मैं कोई अभी असाइनमेंट चेकिंग वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन अब से हमारा क्लास का सिनेरियो थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज होगा। हमारे पास क्लासेस बहुत लिमिटेड है। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही सर अमीन से में डिस्कशन हो रही थी कि कितनी क्लासेस से पूछ रहे थे आपको और चाहिए होंगी। मैंने उन्हें अभी कोई फिक्स अमाउंट तो ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन ये ध्यान में रहे कि ऑलरेडी सबका एग्ज़ाम हो चुका है, सिर्फ आप लोगों का एग्ज़ाम रहता है और अभी हमें और भी कंटेंट कवर करवाना है। तो अगर यही हाल रहा कि आप लोग ना ही घर से पढ़कर आ रहे हैं, ना ही असाइनमेंट करके आ रहे हैं और कुछ भी एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ क्लास में आकर अटेंडेंस लगाएंगे, तो इससे किसका नुकसान होगा? हमें तो कोई फायदा नहीं है, ना नुकसान है। हमारा काम है कंटेंट कवर करवाना, हम अपना पूरा कंटेंट कवर करवा देंगे क्लास में। इसके बाद अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपने 3 महीने 4 महीने एक चीज़ सीखी, इसके बाद आपको उस पर काम करना नहीं आया, तो वो तो आपके ज़ाया गए 3-4 महीने। तो ऐसा ना करें। मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोगों से, जो भी क्लास में टॉपिक समझाया जाए उसे घर में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। रिवीजन हम लोग करवा देंगे, उसका मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके माइंडसेट यही बना हुआ है कि हम एक क्लास में टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज ना भी पढ़ें, अगली क्लास में सर दोबारा रिवाइज करवा देंगे तब सीख लेंगे, तो ये आपका माइंडसेट बहुत ही गलत है। और अब से मैं बता दूं, बहुत कम रिवीजन होगा क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारे हैं। आपका जो लेवल 1 का एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं और उसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें अभी तक हमने कवर नहीं की। इवन कि हमने अभी तक कुछ कवर ही नहीं किया, बहुत थोड़ा सा कवर किया। तो क्लास के पेस को हमें थोड़ा फास्ट करना है, लेकिन ये सबकी मेहनत से होगा। अगर मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ा दूँ और आप लोग उससे कैचअप ना कर पाएँ, क्या फ़ायदा हुआ? मेरे पढ़ाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बस एंड में ये कह सकता हूँ कि सर इतनी क्लासेस थी, इसमें मैंने कंटेंट कवर करवा लिया, आपको कुछ आ नहीं रहा होगा। लेकिन ये जब होगा, हमारी जो सक्सेसफुल क्लास जब होगी, जब दोनों तरफ से मेहनत की जाएगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा हमें बताएं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल मेरा ज़रूर होगा, क्या आपने इसे ट्राई किया या नहीं किया? अगर आपने ट्राई नहीं किया, इसके बाद आप कह रहे हैं तो मैं उससे कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप ट्राई करें, उसके बाद जो आपको इश्यूज आ रहे हैं वो आप बताएं। तो अब से आपने यही करना है। और अब से आप लोग डिस्कॉर्ड पे कितने लोग अवेलेबल हैं, अभी एक्टिव हैं? सबने डिस्कॉर्ड पे एक्टिव होना है। अब से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मिल जाएंगे और आप सबने वो टॉपिक पढ़कर आने हैं, पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि हमारा एक एक टॉपिक अगर हम डॉक्यूमेंटेशन से भी देखें, अगर हम रेपो से भी देखें, बहुत लेंथी होता है। हम पूरा का पूरा टॉपिक की सारी चीज़ें हम उसमें कवर नहीं कर पाएंगे क्लास में। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पढ़नी होंगी, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम क्लास में कवर करवाएंगे। इसी तरीके से क्लास होती है। वीक में एक क्लास होती है 3 घंटे की, उसमें भी हमारे ब्रेक आते हैं, उसमें भी अगर कुछ चीज़ें होती हैं, नमाज का ब्रेक आता है, हम दूसरी चीज़ें होती हैं, तो वो कंटेंट बहुत कम कवर हो पाता है। ये सिर्फ हमारी एक तरीके से वर्कशॉप क्लास होती है हमारी, जिसमें आपको हम कंटेंट देते हैं, समझाते हैं चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और आपको असाइनमेंट दिया जाता है। उस पर आपने पूरे वीक काम करना होता है, ना कि एक क्लास अटेंड करके बस अपना फर्ज अंजाम अपने अदा कर दिया। तो अब से आप लोग करेंगे ऐसा। देखिए, इसमें यकीन करें, मेरा सरनेम का हमारी जो फैकल्टी है उसका कोई फ़ायदा नहीं। इवन कि जब आप असाइनमेंट करते हैं उसको चेकिंग करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने लिए करें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए मेहनत करें। जो आपको समझाया जा रहा है, यकीन करें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आज से 6 महीने बाद अगर आप यही टेक्नोलॉजी दोबारा सीख रहे होंगे तब इसकी इतनी वर्थ नहीं होगी। अभी टाइम है, अभी जो आप सीख रहे हैं एक न्यू चीज़ है, मार्केट में इसकी डिमांड है, वो चीज़ सीख लें। इसके बाद जब आप सीखेंगे तब ऑलरेडी बंदे काम कर रहे होंगे उस पर, ऑलरेडी डेवलपर्स मौजूद होंगे, तब आपकी इतनी वर्थ नहीं होगी।
तो आपसे हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको शेयर कर दिया जाएगा। क्लास में हम हर एक चीज़ आपको कवर नहीं करवाएंगे, रिवीजन भी बहुत कम होगा। सिर्फ एक चीज़ ये जब मुमकिन हो सकती है जब आप लोग खुद से मेहनत करें, क्योंकि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करना चाह रहे तो हम आपका क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे आज कुछ टॉपिक्स हैं, हम टूल कॉलिंग को भी देखेंगे आज, इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम स्ट्रीमिंग और दूसरी गार्डियंस वगैरह भी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग गूगल कॉलर में कर रहे थे या VS कोड? कितने लोग प्रेफर करेंगे VS कोड, कितने लोग प्रेफर करेंगे गूगल कॉलर? VS कोड वाले कितने? ठीक है, सारे VS कोड वाले हैं। एक काम करते हैं, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। मुझे अब आप लोग बताएंगे, मुझे एक यूवी से प्रोजेक्ट बनाना है, मैं क्या करूँगा? यूवी इनेट चरम पैकेज फिलहाल नहीं बना रहे। पैकेज का अगर हम फ्लैग लगा दे तो पूरे पैकेज जैसा वो बना कर देगा। हमें सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाना है, यूवी इनेट और पैकेज का प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, मैं क्लास करूँगा। क्लास चौथी क्लास है हमारी, आज 5वीं चौथी है। ठीक है, क्लास 4 में सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सिंपल तरीका है, मैं बहुत बेसिक स्टेप से लेकर चल रहा हूँ, किसी को मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूवी एड OpenAI एजेंट्स। क्या करूँगा? OpenAI एजेंट्स। ये SDK हमारे इंस्टॉल हो रही है। आप सब लोगों को ENV का तो पता है ना? कोई भी ऐसी की जो कि आपके सीक्रेट हो वो आप ENV में रख देते हैं। ठीक है, सही। आज हम थोड़ा स्ट्रक्चर वे में कोड करेंगे। हर बार जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमें एक कॉन्फ़िगरेशन हर बार करनी पड़ती है। किसके लिए करनी पड़ती है? क्योंकि हम एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ती है? सब बोले क्या करनी पड़ती है? कॉन्फ़िगरेशन, कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। तो हम वही करेंगे। मैं हमारी दोनों चीज़ें जो हम कहते हैं कि OpenAI एजेंट SDK
और पेन आवर्स। ठीक है, यहाँ मैं बैठ जाऊँगा। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि हर बार हम ये करते हैं कि जो भी हम फाइल बनाते हैं हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन का कोड बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन जब हम पाइथन पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। पता है किसी को? कोई ऐसा इसको ना पता हो? मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम कोड को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग फाइल बना देते हैं। ठीक है, हर एक कोड को उसकी फाइल में डिवाइड करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारा कोड स्ट्रक्चर वे में होता है, और जो हमें हर कोड क्लास, हर फाइल के अंदर कोड की रिपीटेशन करनी पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यही करूँगा, मैं एक फाइल बनाऊँगा config.py। क्या बनाऊँगा? config.py। इसमें मैं सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लूँगा। जैसे मैं का फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट, क्या होता है? एजेंट ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, और रन, इसके अलावा क्या क्या होता है? एसिंग ओपन एआई रन कॉन्फ़िग .env तो हम लोग कर लेंगे, उसका मसला नहीं है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। एसिंग ओपन एआई हमारी होती है, ठीक है, ओपन एआई रन कॉन्फ़िग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, रन कॉन्फ़िग और रनर, वो ठीक है। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, यही चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हम अपना प्रोवाइडर बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर देते हैं। ठीक है, भूल गया? जाते हैं यहाँ से हमें सब बेस URL वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है? एजेंट लेवल, ग्लोबल लेवल और रन लेवल। देखो कितने कम लोग हैं। तो भाई आप लोग क्या चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। बारी बारी करते हैं, सब ऐसे ही ओपन है, सही है। जर्सी आ गया कोड हमारा, सही बात है। सबसे पहले हम एक क्लाइंट बनाते हैं, जिसे कहते हैं एसिंग ओपन एआई, और इसमें कितनी चीज़ें आएंगी? 2 आएंगी। एक क्या आएगी? API की, और दूसरा बेस URL। ठीक है, बेस URL हम यहाँ से गेट कर लेंगे। ओपन एआई की के लिए हमें एक चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी, .import .env import .env से क्या नाम रखा हमने इसका? जेमिनी API। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट बन गया। क्लाइंट के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है? मॉडल। ठीक है, प्रोवाइडर कहते हैं इसको, मॉडल कहते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? सही है, मॉडल चाहिए हमें चैट कंप्लीशन मॉडल, ओपन एआई। अच्छा, हम ये ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जी? थर्ड पार्टी API तो है। बाय डिफॉल्ट SDK कौन सी API इस्तेमाल करती है? ओपन रिस्पॉन्सेस।
अभी फिलहाल दूसरे जो प्रोवाइडर हैं वो रिस्पॉन्सिव एपीआई को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चैट कंप्लीशन एपीआई। क्लियर है? और इसके अंदर अगर हम जाएं तो हमें कितनी चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा मॉडल, मॉडल का नाम, तो मॉडल का नाम हमारा होगा जेमिनी 2.0 फ्लैश कर देते हैं, 2.5 फ्लैश कर देते हैं, 5 फ्लैश। और इसके बाद है ओपन एआई का क्लाइंट, क्लाइंट हमारा ये आ गया, ये हो गया। इसके बाद हमें कॉन्फ़िग बनानी पड़ेगी, ऐसे ही रन कॉन्फ़िग। रन कॉन्फ़िग में हमारे पास सबसे पहले मॉडल आ जाएगा, तो मॉडल हमारा इसके अलावा क्या चीज़ें, मॉडल प्रोवाइडर, बल्कि मॉडल प्रोवाइडर में आई थिंक हमारे पास यही से एक्सटर्नल क्लाइंट दिया, इसे क्लाइंट आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, हम यहाँ पर एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं, ट्रेसिंग डिसेबल्ड ट्रू। ये किस लिए हम करते हैं, किस लिए करते हैं? नहीं, ठीक है, सही कह रहे हैं। बेसिकली हमारे पास जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उसके ट्रेस होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं कि हमारे पास जो फ्लो चल रहा है वो कैसे काम हो रहा है। तो इन्होंने हमें एक ट्रेसिंग की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है एसडीके के अंदर। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने प्रोग्राम का कंप्लीट फ्लो देख सकते हैं कि जब आपका प्रोग्राम रन होगा उसने कौन सा टूल कॉल किया, उसके पास क्या क्या सोर्सेज मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी सिर्फ ओपन एआई की एपीआई के साथ ही इनेबल की हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ओपन एआई की इस्तेमाल कर रहे होंगे तभी आपको ये मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये हमारा काम हो गया कॉन्फ़िग वाला, ठीक है, इतना हमारा काम कॉन्फ़िग का हो गया। अब मुझे कहीं भी ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करनी होगी, मैं सिंपल यहाँ से कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर दूँगा। इतना क्लियर है? यस। कॉमन हमारे पास एक इशू होता है जो स्टूडेंट को होता है, मुझे चेक नहीं करते कि बाद का जब हम लोग एएनबी से डेटा मंगवा रहे होते हैं तो वो एमटीआर होता है, कभी कभी लोड सही नहीं हो पा रहा। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि मैंने कहा जेमिनी एपीआई की मैं करता हूँ, ठीक है। करना भाई, क्लियर है? ठीक है, मैंने सिर्फ इसको प्रिंट किया है और मैं अभी रन करूँगा यूवी रन config.py। सेव होगा, चार मुश्किल रहता है इसका। लेट्स सी, आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एएनबी सही से लोड हो रहा है। तो अब एक मसला तो हमारा खत्म हो गया। तो अब अगर कोई भी इशू आया तो वो मिसिंग एपीआई की से नहीं आ रहा होगा। ये हमेशा आप चेक कर लिया करें कि बाद वक़्त आप सारा काम कर रहे होते हैं लेकिन आपकी एपीआई की जो होती है वही नहीं आ रही होती, वो एम्प्टी आ रही होती है। तो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम इशू कुछ और दे रहा होता है, आप समझ रहे कोड में कोई मसला है, ठीक है। तो ये हमेशा चेक कर लेगा। कॉन्फ़िगरेशन हमारी हो गई। अब थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड करते हैं। मैं सिंपल एक फाइल बनाऊंगा जिसमें मैं करूँगा, देखिए main.py में काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम एजेंट्स, इंपोर्ट एजेंट, ठीक है। और इसको चलाने के लिए क्या चाहिए हमें, रनर चाहिए। और अगर हमें टूल बनाना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन टूल, ठीक है। मुझे एक सिंपल
सिंपल मुझे एक टूल बनाना है। टूल क्या होता है? टूल क्या होता है? फंक्शन होता है। और किस लिए काम आता है? वो सारी चीज़ें जो LLM खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, लाइक API फैचिंग, रियल टाइम डेटा एक्सेस करना, आपके सिस्टम को एक्सेस करना, जो जो लिमिटेशंस हमारे पास LLM की है, तो LLM ने एक बहुत ही पावरफुल फीचर इंट्रोड्यूस किया है टूल कॉलिंग का, जो कि ऑन डिमांड उसे वो एक्शन परफॉर्म करके दे सकता है। जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ेगी टूल कॉल करने की, वो उसी पर उस टूल को कॉल करेगा, और वो API फैचिंग हो, रियल टाइम डेटा लगाना हो, या फिर वो इस सिस्टम में कोई एक्सेस करना हो, अगर टूल की कैपेबिलिटीज़ होंगी तो वो काम वो LLM से करवा सकता है। ठीक है, क्लियर है? मैं सिंपल एक टूल बनाया और मैं यहाँ पर एक एजेंट बना रहा हूँ, वेदर एजेंट इक्वल टू एजेंट नेम वेदर असिस्टेंट। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यू आर हेल्पफुल assistant provide answer by calling क्लियर है? इतना क्लियर है? यस। अब अगर मुझे इस एजेंट के साथ उस टूल को एसोसिएट करना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर है टूल्स का, जो कि क्या लेता है? लिस्ट ऑफ टूल्स। सब बोलो ना भाई, लिस्ट ऑफ टूल्स। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा? इस टूल को पास कर दूंगा। सेव। और अब मैं एक रनर बना देता हूँ, नोड रन सिंग। पहला पैरामीटर क्या जाएगा? इसका आर्ग्यूमेंट क्या जाएगा? पहला स्टार्टिंग एजेंट। स्टार्टिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? वेदर एजेंट। और क्वेरी क्या है हमारे पास? व्हाट इज वेदर इन। कोई मसला यहाँ तक? ठीक है, रन करें इसे। यूवी रन main.py। यहाँ तक कोई मसला नहीं है? क्या मसला है? कॉन्फ़िग नहीं है। फ्रॉम कॉन्फ़िग इंपोर्ट कॉन्फ़िग। ठीक है, लेकिन मैं फाइल का नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो। मॉडल कॉन्फ़िग। ठीक है, सही है, इसने खुद ने चेंज यहाँ पर कर दी, अच्छी बात है। ठीक है, फ्रॉम मॉडल कॉन्फ़िग इंपोर्ट कॉन्फ़िग। और इस कॉन्फ़िग को हम कहाँ पास करेंगे? रनर में। रनर में। ठीक है, चला दूं इसे? दिल कर रहा है। क्या एरर आया? सब बोलो भाई, एक मिनट। नजर आ रहा है सबको? फंक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। बोलो, नजर आ रहा है? ये कह रहा है फंक्शन जो आपने पास किया एज ए टूल, इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है नेम का। तो क्या गलती की हमने यहाँ पर? डेकोरेटर इस्तेमाल। तो डेकोरेटर से क्या करता है कि वो सिंपल फंक्शन को एक टूल बना देता है। लेट्स सी। फंक्शन टूल। ठीक है, हमने पूरा नहीं लिखा रहता है।
क्या कोड हमारा चला है नहीं चला? चल गया है, तो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? हमने प्रिंट नहीं करवाया। इससे पहले एक काम करते हैं, लास्ट क्लास में मैंने देखा था, दोबारा हम वही काम कर रहे हैं कि मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने कहा टूल्स, ठीक है। अभी ये बताएं कि वेदर एजेंट का जो टूल्स का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये पैरामीटर है, ये क्या है? क्या है ये? लिस्ट है। क्या है? तो सर मैं ये बताएं जरा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, नहीं आपके बराबर वाले, अगर मुझे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट गेट करना है, मैं क्या करूंगा? एरे 0 लिखूंगा, तो क्या फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा? आ जाएगा? कंफर्म है? चलिए देखते हैं। मैंने प्रिंट करवाया था, यहाँ तो प्रिंट करवाया नहीं था। सही है, ठीक है, इसने कॉल तो कर लिया, बताता हूँ क्या हुआ। लेकिन यहाँ ये देखें, हमारे पास एक टूल आ गया जो कि हमने सिंपल एक फंक्शन पास किया था, लेकिन उसने उस फंक्शन को एक टूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। इसमें पहली क्या है? नेम। नेम क्या होता है? फंक्शन का नाम बाय डिफॉल्ट। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमेशा हमारे जो टूल होता है उसकी डॉक स्ट्रिंग से ली जाती है, हमने देखा था। फिलहाल हमने उसे कोई डॉक स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं की, तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है पैराम जेसन स्कीमा। पैराम जेसन स्कीमा ये होता है कि जो हम यहाँ पर पैरामीटर्स पास करते हैं, जो कि अभी फिलहाल हमने नहीं किया, ठीक है, तो उस पैरामीटर का एक स्कीमा बन जाता है, लाइक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब जो उसके अंदर पैरामीटर आ रहा होता है उसका स्कीमा। अभी फिलहाल क्या आ रहा है? एम्प्टी। क्या आ रहा है? ये सब बोलिए, क्या आ रहा है? एम्प्टी आ रहा है। अगर हम वहां पर कोई पैरामीटर प्रोवाइड करते तो यहाँ जरूर कुछ आता, वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद टाइटल आ रहा है, फर्स्ट पैदर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये टाइप ऑब्जेक्ट, ये सब इसका स्कीमा है। एडिशनल प्रॉपर्टीज के हम बाद में देखेंगे। एक और चीज है ऑन इन्वोक टूल। ऑन इन्वोक टूल प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन पास हो रहा है और ये वही फंक्शन है जो अभी हमने बनाया है। तो जैसे ही हमारे पास टूल को कॉल करेंगे, ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी और इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा, ये भी हम बाद में देखेंगे। इस एनेबल ट्रू का मतलब ये होता है कि क्या ये टूल अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ तक रिव्यू मसले वाली बात सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस टूल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ लोकेशन और वो कर देता हूँ str, और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ f स्ट्रिंग के साथ वेदर इन लोकेशन इज सनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैंने डॉग स्ट्रिंग लिखनी है तो मैं यहाँ पर डॉग स्ट्रिंग भी लिख देता हूँ। मैं कहा fetch weather according to given location। यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये लाइन, ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। इसके बाद हम नीचे करते हैं, हम लिखते हैं आर्ग, और यहाँ इसके बाद फिर हम देते हैं जो इसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन। क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन। मैं कहता हूँ लोकेशन फॉर गेटिंग, क्या कर रहे हैं भाई? सर ये चेयर हटवा दें क्या जरा? जी चेयर स्क्रॉल करवा दो सर, चेयर एक मिनट। सर ये चेयर हटवा देंगे।
शेयर एक मिनट। थैंक यू। अब सही है? ठीक है सर। अच्छा, ये पीछे वालों को नजर आ रहा है सब? पीछे वाले नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये हमारा हो गया, टूल बन गया एक अदर। अब एक काम करते हैं, पहले मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और इसे अब दोबारा रन करूंगा तो इसमें डिफरेंसेस देखिएगा। पहले हमें क्या हो रहा था, पैरम जैसा स्कीमा एम्प्टी आ रहा था, डिस्क्रिप्शन भी एम्प्टी आ रही थी। अब अगर मैं इससे जाऊं तो यहाँ पर अब देखिएगा चेंजेस, नेम हमारा वही है, इसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर अब डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐसा ही है, यस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो जेसन स्कीमा था वो पहले एम्प्टी था, जबकि अब इसके अंदर भी एक अदर ऑब्जेक्ट आ गया है। और अब देखें इसमें क्या है, लोकेशन, जिसका टाइटल लोकेशन ही है, उसका नाम, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लोकेशन, और टाइप क्या है, स्ट्रिंग। इसके बाद भाई हमारा जो ऑन इनेबल टूल फंक्शन वगैरह और इज इनेबल टूल, और यहाँ इसने टूल कॉल करके रिजल्ट दे दिया। यहाँ तक कोई मसले वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ इसने कुछ और फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड की है, वो ये है कि बाय डिफॉल्ट अभी हम जा रहे थे तो ये जो नेम है ये गेट करता है फंक्शन के नेम से। अगर मुझे इसे ओवरराइड करना हो तो जी, तो यहाँ इसने हमें एक तरीका दिया है कि ये फंक्शन है, इसमें आपके पास एक और आर्गुमेंट है, एक और पैरामीटर है, ठीक है, इस आर्गुमेंट में लिखेंगे क्या करें वो, लेकिन वो अपडेट शायद नहीं करता, मुझे देखना पड़ेगा। ये शायद मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो अपडेट नहीं कर रहा था, कर रहा था अपडेट, ठीक है, पोजिशनल आर्गुमेंट फिर होगा, लेकिन जो मैं तरीका बताया फिलहाल कर देंगे इस, ठीक है। हो सकता है पोजिशनल आर्गुमेंट, लेकिन यहाँ सही कह रहे हैं ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, ये कभी बताऊंगा मैं, लेकिन इससे बहुत चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप श्योर थे? उसका नेम आपने चेक किया था, चल गया था, वो चल जाएगा, लेकिन क्या आपने उसका नेम चेक किया था टूल में जाके? जिस तरीके से हमने ऐसा प्रिंट किया है वो चेक किया था, दोबारा चेक कीजिएगा, और अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नेम ओवरराइड की, मैं इसके अंदर नेम को ओवरराइड कर दूंगा, लेकिन एक चीज यहाँ जहन में रखी जाए, वो ये है कि आपका जो नेम हो वो हमेशा स्नेक केस के अंदर हो। किसके अंदर हो? स्नेक केस। सब बोलो भाई, किसके? स्नेक केस, मतलब लोअर केस हो और स्पेस की जगह अंडरस्कोर। तो यहाँ पर मेरा फैच वेदर है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ गेट वेदर इन्फो कर देता हूँ, ठीक है, गेट वेदर इन्फो। सिमिलरली मैं एक और काम करता हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ओवरराइड के अंदर, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक काम किया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया गेट वेदर इन्फो अकॉर्डिंग टू गिवन लोकेशन, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब देखिए हमारा पहले जो नाम था वो क्या था, फैच वेदर। क्या नाम था पहले? फैच वेदर। फैच वेदर, जबकि अब क्या है, गेट वेदर इन्फो। गेट वेदर इन्फो। इन्फो। नेम ओवरराइड हो गया, हाँ या ना? यस। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, पहले क्या थी, फैच वेदर अकॉर्डिंग टू गिवन लोकेशन, डिस्क्रिप्शन भी अपडेट हो गई। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, यहाँ तक किसी भी मसले वाली बात। यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे पास डॉक स्ट्रिंग स्टाइल होता है, वो भी अगर मौका मिला तो जरूर बताऊंगा। यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो, बल्कि ये आपने खुद ने देखना है, ठीक है। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें पढ़िएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। फेलियर एरर फंक्शन वो भी एक्सप्लोर करेंगे हम, और स्ट्रिंग मोड ट्रू, ठीक है, ये भी है। अभी काम करते हैं, ज़रा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ भी जाते हैं, और
जरा एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ एक चीज़ लिखी हुई होगी, यहाँ देखिए। हमने अभी देखा कि जब हमने टूल बनाया, फंक्शन बनाया, तो वो उस टूल को की डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास, उस फंक्शन के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके हमारे पास टूल की इंफॉर्मेशन बना रहा था। ऐसे ही हाँ या ना? यस सर। लेकिन वो कैसे कर रहा है वो यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ इन्होंने सब बता दिया कि नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन और यू कैन प्रोवाइड अ नेम। हमने दोनों देख लिए। बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन का नेम था, इसके बाद जब हमने उसको ओवरराइड किया तो ओवरराइड हो गया। डिस्क्रिप्शन डॉक स्ट्रिंग से ली गई थी और जब हम उससे ओवरराइड किया तो ओवरराइड हो गया। स्कीमा फॉर द फंक्शन इनपुट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। जो हमने फंक्शन बनाया उसका इनपुट जो था उसका स्कीमा बन गया था, ठीक है, वो पाइडेंटिटी के जरिए बन गया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन फॉर ईच इनपुट आर टेकन फ्रॉम डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन अनलेस डिसेबल्ड, अनलेस डिसेबल्ड। तो यहाँ एक चीज हमने अभी देखी कि ये बाय डिफॉल्ट जो है हम जब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डॉक स्ट्रिंग से उसकी डिस्क्रिप्शन ले रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास आर्गुमेंट है, यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं फिर देखते हैं जरा। अब डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या आया, वेदर गेट वेदर इन्फो आया डिस्क्रिप्शन, और अभी भी ऐड कर रहा है हाउ इनपुट, अच्छा सही, फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन। तो नहीं करना चाहिए वैसे इसे, हाँ सॉरी सही बताया कि हमें फंक्शन की अगर नहीं दी। अभी एक चीज देखें, यहाँ पर मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन को ओवरराइड नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेगा, डॉक स्ट्रिंग से। लेकिन यहाँ मैंने एक और चीज की है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया है कि डॉक स्ट्रिंग से आपने इंफॉर्मेशन नहीं गेट करनी। अब देखते हैं जरा, डिस्क्रिप्शन आई नहीं आई, तो वो यही चीज बता रहा था कि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है। ये जो हमारे पास एक आर्गुमेंट है यूज डॉक स्ट्रिंग इन्फो, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है। लेकिन अगर आप इसे फॉल्स कर देंगे तो हमारे पास डॉक स्ट्रिंग जो होती है वहां से डिस्क्रिप्शन गेट नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ, ये मेन चीज है कि हमने ये तो देख लिया कि ये गेट करता है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कैसे गेट करता है। ये कह रहा है वी यूज पाइथन्स इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर होता है वो इंस्पेक्ट मॉड्यूल से गेट करते हैं, अलॉन्ग विद ग्रिफी टू पार्स डॉक स्ट्रिंग एंड पाइडेंटिक फॉर स्कीमा क्रिएशन। जो फंक्शन का जो सिग्नेचर होता है वो इंस्पेक्ट मॉड्यूल होता है पाइथन का, उससे गेट करते हैं। इसके अलावा एक ग्रिफी एक करके पैकेज है जिससे वो डॉक स्ट्रिंग को पार्स करते हैं। और जो हमारे पास स्कीमा क्रिएशन का काम है वो किससे होता है, पाइडेंटिक से। क्लियर है? तूने सब बता दिया है और ये इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, ठीक है, तो आपने ये जहन में होनी चाहिए। क्लियर है? इतना कोई किसी को समझ ना आया हो जी जी पूछा। डॉक स्ट्रिंग देखें, बता रहा हूँ, अगर आप डॉक स्ट्रिंग ना भी दें तब भी वो जो उसका फंक्शन का नेम होगा, टूल का नेम, उससे वो इतना स्मार्ट होता है, कर लेगा, उसे कॉल कर लेगा। लेकिन एक बात बताएं, एक अच्छा टूल वो होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन, अगर मैं बताएं आपको किसी बंदे को कॉल करना हो या कोई भी आपने काम करना हो, आपके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप उतने ही अच्छे तरीके से उसे काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास अभी के सिनेरियो में वेदर का सिर्फ एक टूल है, वेदर का सिर्फ एक टूल है। कल के सिनेरियो में हमारे से इसी सिमिलर 2-3 टूल हो सकते हैं, वहां कंफ्यूजन हो सकती है, वहां एलएलएम ये कंफ्यूज होकर किसी और टूल को कॉल कर सकते हैं, तो उसको नेम तो देखेगा वो। एलएलएम के पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से टूल को कॉल कर सकेगा। तो ये सारी चीजें बेस्ट प्रैक्टिस में आती हैं, ठीक है, क्लियर है? वरना पहले हम ऐसे ही कर रहे थे, जब आपने देखा पहले मैं डॉक स्ट्रिंग नहीं लगा तब भी टूल काम कर रहा था। क्लियर है? यहां तक किसी को मसले वाली बात मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कोई इशू?
No. सबको समझ आ गया? Yes. अब थोड़ा और आगे जाते हैं। मुझे ये बताएं, हमने यहां इसे चलाया, यहां पर ये नेम गेट कर रहा है, डिस्क्रिप्शन गेट कर रहा है और पैरम जेसन स्कीमा गेट कर रहा है, इसको बना रहा है। ये स्कीमा बनाने की क्या वजह है, किसको मालूम? कि जब सारा काम हो रहा है, मतलब उसने नॉर्मल प्रॉपर्टी वगैरह वैल्यू की वैल्यू पेयर बना रहा है, स्कीमा बनाने का क्या फायदा हो? एनीवन? जी एलएलएम, इनका कहना यह है कि एलएलएम स्कीमा समझता है टूल का, वो ये डायरेक्ट चीजें क्लासेस वगैरह नहीं समझता। क्या ये सही कह रही हैं? कितने लोग कह रहे हैं सही कह रही हैं? आपको कैसे मालूम? अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं स्कीमा से गेट करने में आसानी होती है, सही है। और कोई? ठीक है, एक काम करते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, क्या आप सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। अगरचे हमारे पास इन्होंने ट्रेसिंग को डिसेबल किया हुआ है, इन्होंने हमें एक और चीज़ प्रोवाइड की है, वो होता है डेवलपर के लिए लॉगिंग का सिनेरियो। जब भी आप डेवलपर काम कर रहा होता है वो कुछ कंसोल लगाता है, ठीक है, कुछ लॉग्स लगाता है जो कि डेवलपमेंट में उससे काम आते हैं। ट्रेसिंग प्रोडक्शन लेवल के लिए होती है, और जो हमारे पास लॉगिंग का सिनेरियो होता है, लॉग्स वगैरह, जो लॉग प्रोडक्शन भी वैसे होता है, लेकिन कुछ हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लॉग्स होते हैं जो डेवलपमेंट के वक्त डेवलपर को काम आते हैं। उसे कोड को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए उसे फ्लो जब समझ आएगा तो और मज़ीद अच्छे से काम करेगा। इसी तरीके से इन्होंने हमें एक फंक्शन प्रोवाइड किया है लॉग का, जो कि है इनेबल वर्बोस stdout लॉगिन, वर्बोस इनेबल करना, ठीक है। इसे जब हम यहाँ पर कॉल करेंगे, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, यहाँ इसे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारे पास जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लॉग्स होंगे वर्बोस के, उसे इनेबल कर देगा। तो अब जब हम इसे रन करेंगे, मैं इसे दोबारा रन करूँगा, अब देखिएगा जरा, अब देखें शुरुआत से। यहाँ हमारे पास जब रन हुआ, जैसे हमने रन किया, यहाँ पर टूल कॉल का प्रिंट आ गया। अब यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले ये हमारे पास जब इनेबल वर्बोस हमने इनेबल किया इसे वर्बोस को, तो इसने कुछ चीज़ें बताई कि कैसे आपका फ्लो काम कर रहा है। सबसे वो पहला बार आता है एक की वैल्यू पेयर, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो चीज़ें हैं, कंटेंट और रोल। अब ये कंटेंट जरा देखें, ये कहीं आपको जाना पहचान लग रहा है? क्या है ये? यू आर हेल्पफुल वेदर असिस्टेंट, प्रोवाइड आंसर बाय कॉलिंग। क्या है ये? इंस्ट्रक्शन। और ये क्या बता रहे हैं, किसके लिए ये इंस्ट्रक्शन? सिस्टम के लिए। तो अब समझ आया, जो हम असिस्टेंट के अंदर, जो एजेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इस फॉर्मेट में एलएलएम के पास जाता है और एलएलएम को बताता है कि भाई ये कंटेंट है, जो इंस्ट्रक्शन है सिस्टम के लिए। किसके लिए? सिस्टम के लिए। अभी सर ये बता रहे थे आपको कि हमारे पास दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और एक वो कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि एलएलएम के पास जाता है। एलएलएम के पास एक कॉन्टेक्स्ट जा रहा है इंस्ट्रक्शन के जरिए। दूसरा सर ने बताया था कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट पहुंचाने का एक और तरीका भी, वो है यूजर की क्वेरी। क्या है? यूजर की क्वेरी। इसके बाद हमारे पास क्या गया, ये देखें, एक दूसरा ऑब्जेक्ट गया। ये क्या है? रोल, यूजर, और कंटेंट क्या है? व्हाट इज वेदर इन कराची। अब जरा हिरार्की को जरा समझें। सबसे पहले एलएलएम के पास उसके इंस्ट्रक्शन गए, यूजर की क्वेरी गई, एलएलएम ने प्रोसेस किया, ठीक है, एलएलएम ने अपना दिमाग चलाया, प्रोसेस किया। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि उसके पास टूल्स कौन कौन से। ये क्या आ रहे ये टूल्स। अब यहाँ आती है कहानी,
टूल्स बहुत सारे होते हैं, लिस्ट है। अब यहां देखें टूल्स किस फॉर्मेट में है। क्या यहां पर कोई क्लास आपको नजर आ रही है? हाँ या ना? क्या ये कोई क्लास है? सब बोलो भाई, क्या क्लास है कोई? ये क्या है? स्कीमा है। क्या है ये? स्कीमा। अब जरा देखें क्या है टाइप फंक्शन। टूल हमने पढ़ा, टूल क्या होता है? बोलो भाई, फंक्शन होता है। ठीक है, हमने कहा फंक्शन, उसने फिर नेम बता दिया। उसने कहा नेम है गेट वेदर इन्फो। अब जरा देखें ये गेट वेदर इन्फो आया कहां से? तो अगर मैं यहां पर ऊपर करूंगा तो ये कहां से आया है? यहां से। जब इसे टूल बनाया तो यहां इसने गेट करके यहां बनाया। डिस्क्रिप्शन गेट वेदर इन्फो अकॉर्डिंग टू गिवन लोकेशन कहां से आई है? कहां से आई है? ठीक है। इसके बाद पैरामीटर्स। पैरामीटर्स यहां हमने कुछ पैरम का जेसन स्कीमा बनाया था, ऐसे ही है। पैरम का जेसन स्कीमा पैरेंटिक से बनता है और ये क्या जा रही है? प्रॉपर्टीज आ गई। लोकेशन क्या है? टाइटल उसका लोकेशन है और टाइप क्या है? स्ट्रिंग। ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर हम उसे कोई ऑप्शनल वैल्यू प्रोवाइड करते तो ऑप्शनल होता, लेकिन ये फिलहाल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा स्ट्रीम, फॉल्स, टूल चॉइस वगैरह बाद में देखेंगे। लेकिन अब समझ आया आपको कि एलएलएम के पास कोई भी अगर टूल जाता है, कोई भी डेटा जाता है, वो किसके फॉर्मेट में जाता है? स्कीमा। टूल कॉलिंग एलएलएम करता है, लेकिन एलएलएम के पास डायरेक्ट क्लास नहीं जाती, उसका पहले स्कीमा बनता है। और ये सारी चीजें अगर हम खुद से टूल कॉलिंग करवा रहे होते डायरेक्ट एलएलएम से, तो ये सारी चीजें हमें खुद से करनी पड़ती, हमें ये स्कीमा सारा खुद से बनाना पड़ता। लेकिन क्योंकि ये एसडीके एक फ्रेमवर्क इन्होंने हमें बना कर दिया है, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। इन्होंने कहा आपने सिर्फ एक डेकोरेटर लगाना है। डेकोरेटर एक फंक्शन होता है, याद रहे क्या होता है? ये फंक्शन होता है जिसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी लिखी हुई होती है। अब ये समझे कि सारा काम करने की फंक्शनैलिटी उस डेकोरेटर में मौजूद है, हमें सिर्फ उसे डेकोरेटर को इस्तेमाल करना है। और ये सारा काम पैरेंटिक से स्कीमा बनाना, डॉक स्ट्रिंग को पार्स करना, इसके अलावा हमारे पास स्कीमा जनरेशन वगैरह, ये सारा का सारा काम किससे हो जाता है? उस डेकोरेटर से। समझ आया आपको? यस आया ना? क्लियर है? अब टूल कॉलिंग में कोई मसले वाली बात? नो। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। जी पूछे सर। किसको? अगर हम अपना बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ऑफिशिएंट पे उन्होंने बताया कि पाइथन के इंस्पेक्ट मॉड्यूल्स हम स्कीमा जनरेशन वगैरह करते हैं, तो वो खुद से वो कर देते हैं। ठीक है, वरना हमारे पास खुद से हमें बनाकर भेजना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उन्होंने मेथड दिए हुए तो हैं। आपको डिस्क्रिप्शन ओवर राइट करनी है, डिस्क्रिप्शन ओवर राइट करें। आपको पैरामीटर चेंज करने आप वो करें, नेम चेंज करना है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को मसले वाली बात? जी सर, क्या कह रहे हैं? उसका तरीका उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही, उसको इस्तेमाल करने का तरीका है। ठीक है, तो वही तरीका है, आप इसमें देखें जो कोड उन्होंने लिखा हुआ उसे रन करें, हो जाएगा। मसले वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई इशू वाली बात? जी, कोड में कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल कोड है। वर्बोस से हमने इनेबल किया है तो वो सारे का सारा बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस चल रहा होता है, एलएलएम को कॉल हुई, उसने टूल कॉल की, फिर रिजल्ट आया, ये सारी चीजें दिखा रहा होता है। कोई मसले वाली बात यहाँ तक? हाँ या ना? जी, मैंने कैसे किया था? यहाँ पर इन्होंने जैसे हमें दूसरे फंक्शन प्रोवाइड किए हैं, इन्होंने एक और फंक्शन प्रोवाइड किया है, इनेबल वर्बोस स्टडी आउट लॉगिन। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट होगा एजेंट से डायरेक्ट। जिस तरीके से हम रन कॉन्फ्लिग वगैरह इंपोर्ट करते हैं, सिमिलरली ये फंक्शन हमारा इंपोर्ट होगा। आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इस फंक्शन को कॉल करवा देना है ऊपर। क्लियर है? इसको सबसे ऊपर आप जाएं और इसको कॉल कर दें, आपका पर्पस जो है वो इनेबल हो जाएगा, आपको सारी चीजें दिखाई दी जाएंगी। जी
क्या हैंड्स ऑफ भी एक तरीके का टूल कॉल है। हमने हैंड्स ऑफ पढ़ लिया ना, ठीक है। इसमें कुछ और चीज़ें भी देखेंगे हम लोग। इतना क्लियर है? सही है, कोई मसले वाली बात? ठीक है। अब कुछ और चीज़ों पे आते हैं। अभी मुझे ये बताएं, एक हिरार्की फॉलो हो रही है हमारे पास। टूल कॉल जब हम करवाते हैं तो हिरार्की कैसे फॉलो होती है? देखो, हम चाहते हैं कि जब भी हमारे पास क्वेरी जाती है सबसे पहले किसके पास जाती है? एलएलएम के पास, एजेंट के पास, ठीक है। किसके पास जाती है? एलएलएम के पास, एजेंट के पास। वो टूल कॉल करता है, ऐसे ही। टूल कॉल करने के बाद वो दोबारा किसके पास जाते हैं? एलएलएम एजेंट के पास। क्लियर है? ऐसे ही है। हमें आंसर कौन देता है? एलएलएम देता है। ये तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। क्या कुछ ऐसा हो कि हम इस बिहेवियर को चेंज कर दें? ऐसा हो सकता है? हम ये चाहते हो कि भाई हमारा जो फाइनल आउटपुट हो वो एलएलएम हमें प्रोवाइड ना करे, बल्कि जैसे ही टूल कॉल हो वो टूल का जो आउटपुट है वही हमें डायरेक्ट आ जाए। हो सकता है ऐसा? पहले ही बताएं, आपको समझ आ रहा है? सवाल समझ आया? क्वेरी गई एलएलएम के पास, एलएलएम ने टूल कॉल किया, टूल कॉल का रिजल्ट एलएलएम के पास है। अगर वो चाहे तो उसको प्रोसेस कर सकता है, उसको और रिफाइन कर सकता है और फिर हमें जवाब देगा। हम चाह रहे हैं कि भाई हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम चाह रहे हैं कि जो टूल कॉल का रिजल्ट आए, जैसा भी हो, चाहे उसमें एक वर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है, वो हमें कॉल हो जाए। जैसे यहाँ पर मैं सिंपल कर दूंगा सनी, ठीक है। अब मैं इसे कॉल करूंगा। यहाँ पर मेरा टूल क्या रिजल्ट कर रहा है? सनी। अब मैं इसे कॉल करता हूं जरा। ठीक है। अब देखिए, मेरा एलएलएम जो है उसने रिटर्न, जो टूल है उसने रिटर्न क्या किया था? सिर्फ सनी। मेरी क्वेरी थी कराची की, तो उसने जब टूल किया क्या, उसके पास सनी चले गया डेटा, लेकिन उसने उसको रिफाइन किया। उसने पूरा एक आंसर बना के दिया कि भाई द वेदर इन कराची इज सनी। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एलएलएम एजेंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अब कि मैं इस केस को, इस बिहेवियर को चेंज करूँ। मैं चाह रहा हूँ जैसे टूल कॉल हो और इसके अंदर ये फाइनल आउटपुट सनी आ रहा है, यही मेरा आउटपुट हो फाइनल। ये काम भी मैं कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ एजेंट के अंदर एक और पैरामीटर है, टूल यूज बिहेवियर। टूल यूज बिहेवियर, इसके हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है रन एलएलएम अगेन। क्या होती है? रन एलएलएम अगेन। मतलब समझ आया आपको? टूल कॉल करने के बाद एलएलएम को दोबारा चलाओ, ठीक है। लेकिन मैं इसे हटा के अब कर दूंगा स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। क्या कर दूंगा इसे? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। मतलब कोई भी पहला टूल कॉल आप करो, कोई भी पहला टूल कॉल आप करो, उसका रिजल्ट ला के दे दो हमें। सेव हुआ ना? सेव कर दो, ठीक है जी। एजेंट उसको दोबारा रन नहीं करेगा, हमें ला के रिजल्ट दे रहा है एसडीके। रनर एक हमारे पास इवेंट, हमारे पास एजेंट लूप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एलएलएम रिस्पॉन्स दे रहा है, ला के हमें एसडीके दे रहा है, ठीक है। अब देखो रिजल्ट क्या है हमारे पास। मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल के लिए इस वर्बोस को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सिंपल समझ आए आपको। टूल आया हमारे पास। अब देखिए रिजल्ट क्या आया? सनी। रिजल्ट क्या आया? जो कि हमारे पास आउटपुट था हमारे टूल का। किसका आउटपुट था? टूल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेरी की एलएलएम के पास, एलएलएम ने डिसाइड किया कि हमें टूल कॉल करना है।
जैसे ही उसने टूल कॉल किया, हमारा जो फ्लो था वो वहीं पर एंड हुआ और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट टूल का था वही हमारा एंड रिजल्ट बन गया। क्लियर है इतना? ये किसी को समझ ना आया हो? सबको समझ आ गई जी सर? यहां मैं अगर इससे LLM, अब बात को समझे ना, देखें वो उसको ओवरराइड कर देगा ना। LLM वो कह रहे हैं रन LLM लगे तो क्या करेगा? अच्छा, इसके बाद एक नहीं बनाओ तो वो उसे ओवरराइड कर देगा। जो नेक्स्ट वाला होगा उसे ओवरराइड कर देगा ना। वो दो क्यों करेगा? जब इन्होंने एक ही दिया है, अगर कोड में जाकर देखें लिटरली होता है वो जब लाइन बैलेंस, हमारा कोड लाइन बैलेंस एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? या तो वो ये अगर उन्होंने कन्फ्यूजन लगाया हो तो एरर दे देगा, 2 बार आप क्यों डिफाइन कर रहे हैं, और अगर नहीं देगा तो वो सेकंड वाला जो होगा उसे वो ओवरराइड कर देगा। क्लियर है? ठीक है, ये हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं। ये समझ आया? ये वापस LLM के पास नहीं जाएगा, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, क्लियर है? किसी को समझना? अब इसमें एक चीज है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल और रन LLM अगेन। लेकिन स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल से समझ ये आता है कि कोई भी पहला टूल कॉल होगा तो हमारा जो फ्लो है, जो रनर का जो लूप हो रहा है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो कि हमारे पास 2-3 टूल हो, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं और बनाता हूँ डेफ, क्या करूँगा मैं सम का फंक्शन कॉल करता हूँ, सम ए इंट बी इंट, और ठीक है, और मैं यहाँ इसको डबल स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर देता हूँ। ये समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अच्छा एक चीज आपने नोटिस की, हमने यहां पर ये जो फंक्शन बनाया है ये सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है? क्या है ये? एसिंक्रोनस है। तो जब हम यहां पर इसे एसोसिएट कर रहे हैं या कॉल भी कर रहे हैं कहीं पर भी, हम कहीं पर अवेट क्यों नहीं लगा रहे? हम कहीं पर अवेट नहीं लगा रहे, तब भी सही काम कर रहा है। अगर हम इसे सिंक्रोनस करें तब भी सही काम कर रहा है। तो इससे हमें समझ क्या आता है कि एसडीके के अंदर बाय डिफॉल्ट उन्होंने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है कि चाहे आपका टूल सिंक्रोनस हो चाहे आपका टूल एसिंक्रोनस हो, वो दोनों बिहेवियर को हैंडल कर लेगा और आपके फंक्शन को, टूल को एग्जीक्यूट कर लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं दूसरा वाला सिंक्रोनस बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसे अब मैं इसे, अच्छा मेरे पास अभी कितने टूल हैं? कितने? 2 टूल हैं, और मैं इससे करता हूँ व्हाट इज द वेदर इन कराची, और इसके बाद मैं करता हूँ एंड प्लीज सम 2/2। अब आपको ये तो पता है कि LLM के पास, एजेंट के पास टूल्स हैं, और एजेंट जो है वो इतना एफिशिएंट है, इतना समझदार है कि उसे जो रिसोर्सेज, जैसे कहेंगे रिसोर्सेज, क्या कहेंगे? रिसोर्सेज, चाहे वो हैंड्स ऑफ हो चाहे वो टूल हो, ये रिसोर्सेज होती हैं। जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगी वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपनी क्वेरी के हिसाब से
उन दोनों को यूटिलाइज करेगा। तो अभी इसके बाद दो टूल हैं, क्वेरी आई वेदर की और सम की। ठीक है। तो ये दोनों टूल कॉल करेगा, लेकिन अब देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या देते हैं हमें। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम जो टूल यूज बिहेवियर था उसको हटा देते हैं। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रन LLM अगेन। अगर हम ना भी प्रोवाइड करें तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, रन LLM अगेन, मतलब LLM को दोबारा चलेगा। अब जरा देखते हैं कि ये क्या करता है। क्या हुआ, अच्छा हमने उससे फंक्शन टूल नहीं बनाया लगता है। ठीक है, दोनों का रिजल्ट आ गया, आया ना? यस। ठीक है, लेकिन अब मैं इसे चेंज कर देता हूं, मैं इसे कर देता हूं स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल। अब देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, उसने जब टूल कॉल की तो इसके पास दो टूल थे। कितने टूल थे? दो टूल। उसने जैसा ही पहला टूल कॉल किया, उसने एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया, दोबारा वो LLM के पास नहीं गया। जो उसको पहले टूल का आंसर मिला उसने वो लिया और रिजल्ट रिटर्न कर दिया, आगे इसने प्रोसेसिंग नहीं की। लेकिन क्या हो, क्या आप चाहते हो कि आपका जो टूल है, मतलब जो आपका जो एजेंट है, फ्लो है आपका, ये फर्स्ट टूल पे ना हो, मेरे किसी स्पेसिफिक टूल पर। सपोज आपके पास 3 यहाँ पर टूल है, आप चाहते हो कि उन 3 में से कोई 2 हो जिनमें से कोई भी एक रन हो, मतलब स्पेसिफिक हो। अभी तो फर्स्ट टूल लेगा, मतलब जो भी पहला टूल कॉल होगा आपका फ्लो चल जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक टूल पे स्टॉप करवाना चाहते हो, ये आप देख कर आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ से देखना है, लेकिन ये आप खुद देख कर आएंगे। क्लियर है? आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, सब ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे गए, यहाँ नीचे आपने एक्सप्लोर किया, यहाँ API रेफरेंसेस हैं, और यहाँ जब नीचे जाएंगे एजेंट मॉड्यूल में गए, और बल्कि एजेंट मॉड्यूल भी नहीं, एजेंट्स में आप जाएंगे, यहाँ हमारे पास आ जाता है, नीचे करें और टूल यूज बिहेवियर। यहाँ देखिए कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, जाने के लिए हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पास जो पहला हमने देखा टूल यूज बिहेवियर में 2 चीज़ें आ रही थी, ये लिटरल थे कि या तो इनमें से रन LLM अगेन होगा या स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल होगा। एक और तरीका है स्टॉप एट टूल्स, जिसमें आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी और उस लिस्ट के अंदर जो टूल्स आप डिफाइन करेंगे उनमें से कोई भी एक टूल कॉल होगा तो आपका फ्लो रुक जाएगा। ये स्पेसिफिक टूल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन आता है हमारे पास, वो फंक्शन के जरिए भी हम काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी है, और ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में भी हैं, और हमारी रेपोजिटरी में अगर हम जाएंगे तो आई थिंक एजेंट्स में चैनबोर्ड और कहाँ गया, इसमें है नहीं है, आई थिंक तो इसमें शायद ना हो, मैं देखता हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्लियर है? स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, सिंपल तरीका यह है कि आप यहाँ जाएंगे और जिस तरीके से आपने दूसरी तरह इंपोर्ट किए, आप स्टॉप एट फर्स्ट टूल भी इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लूँ स्टॉप एट टूल्स, और यहाँ जब मैं इसे इंपोर्ट करूँगा, इसी तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक और पैरामीटर आएगा, टूल, क्या नाम था यहाँ पर, स्टॉप एंड टूल नेम्स, और यहाँ लिस्ट आ जाएगी हमारे पास
उसमें हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास हैं, चाहे वो फैच वेदर हो, स्पेसिफिक टूल के लिए, ये समझ आया आपको? ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो, एक होता है रन एलएलएम अगेन। अगर आप चेंज करना चाहें तो स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टूल के लिए कोई स्पेसिफिक टूल्स हो, आपकी लिस्ट हो जिनके लिए करना है, तो आपने ये तरीका अप्लाई करना है। ठीक है, एक और तरीका भी है फंक्शन का, वो भी आपने खुद देखना है। तो इस तरह एक्सप्लोर करते जाएं, जितना एडवांस से एडवांस आप देख सकें। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक देखें। ठीक है, डायरेक्ट एडवांस पे जाएंगे तो खुद भी परेशान होंगे, हमें भी दुआएं देंगे। तो पहले बेसिक पे जाएं, इसके बाद एडवांस पे। ठीक है जी। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है ओपन एआई की, उसके बिहाइंड सीन में टूल कॉलिंग ही कर रहा होता है जी। ओपन एआई एक ऑलरेडी एप्लीकेशन है। आप क्या अपनी जो कस्टम एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें आप ओपन एआई का लिंक प्रोवाइड कर देंगे? ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी काम चाहिए तो आप कहोगे भाई चले जाओ ओपन एआई के पास। आपको जो अपना कस्टम काम करवाना पड़ेगा, आपकी जो पूरा फ्लो चलेगा, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, इन्वेंट्री अपडेट हो रही है, आप देखें ऐसी अपने एप्लीकेशन में इसमें ऑटोनोमस सर्च चल रही है, आपकी खुद से इन्वेंट्री अपडेट हो रही है, आपकी खुद से डेटाबेस में आपकी अपडेटेशन हो रही है, काउंटर अपडेट हो रहा है, ऐड टू कार्ट हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आ रहा है, सारी चीज़ें खुद से मैनेज हो रही हैं। ठीक है, आपके फार्मा का कोई प्रोडक्ट है, उसमें आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, आपकी जो दवाइयाँ अगर कोई ख़त्म हो गई है उसका ऑर्डर दे दिया जा रहा है, उसमें ह्यूमन इन द लूप भी आता है। ये सारा काम हम अपना कस्टम बना रहे होंगे, इसलिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, चैट जीपीटी हमारे पास इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन वो हमारे लिए होती है। आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन के साथ थोड़ी सी इंटीग्रेट कर सकते हो जी। ये रहा, यहीं पर है। ठीक है, इसको मैं दोबारा हटा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल और रन एलएलएम अगेन। क्लियर है ये? समझ आया आपको? ठीक है, अभी 5 मिनट का हम देख लेते हैं, और इसमें आप लोगों ने अभी तक जो हमने टूल कॉलिंग का पढ़ा, ये सब कुछ आपने इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर है? ठीक है, इम्प्लीमेंट करें। कोई मसला है तो बताएं, लेकिन बातें ना कीजिएगा।